मकान कब ख़रीदना चाहिए, इसको लेकर के एक मैंने ट्वीट किया था जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स रखे थे कि मकान कब और किसको ख़रीदना चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट था कि अगर आपकी उम्र 35 या उससे कम है, आपको उस मकान का खुद इस्तेमाल करना है और आप उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको मकान ले लेना चाहिए। इस ट्वीट पे बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत सारे लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे थे, अलग अलग पॉइंट्स पे लोगों की राय अलग अलग थी, जिस पे बहुत सारे लोगों ने जब मुझसे ये पूछा कि आप इसको एक्सप्लेन करिए कि आपने क्यों लिखा, और बहुत सारे सवाल हो गए, तो मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे दोस्त लोग हैं उनको ये जानने का हक है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट जो मैं रखूँगा वो मेरा कन्विक्शन है, मेरा लॉजिक है, और मैं उसके बहुत फर्मली उस पर बिलीव करता हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने ये कहा था कि आपकी उम्र 35 से कम होनी चाहिए, तभी आपको मकान ख़रीदना चाहिए। इस पॉइंट के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि अर्ली स्टेज के जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं हैवी टिकट साइज़, वो करने चाहिए, क्योंकि फ्रंट लोडिंग नाम का एक वर्ड होता है। जब आप फ्रंट लोडिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको आने वाले समय मिलता है। आप 35 साल से कम उम्र हैं, हो सकता है आपने अपना करियर 20-25 की उम्र में शुरू किया हो, तो 8-10 साल आपको जॉब करते हुए हो गए हैं, थोड़ा बहुत आप स्टेबल हो गए हैं, आपके पास थोड़ा पैसा आ गया है, आप मार्जिन मनी दे सकते हैं, तो आप फ्रंट लोडिंग कर सकते हैं और आप मकान खरीद सकते हैं, क्योंकि मकान एक हैवी टिकट, बिग टिकट साइज़ का इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए आपको जल्दी करना चाहिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट जल्दी करने से लॉन्ग टर्म में उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। तो एक तो सबसे बड़ा इसका लॉजिक ये है कि इसके पीछे की फ्रंट लोडिंग करना चाहिए। दूसरा ये करना होता है कि जितनी जल्दी आप लोन लेंगे उतनी जल्दी उसका आप रीपेमेंट कर पाएंगे। अगर आपने 30 साल 32 साल की उम्र में लिया, तो आप अपनी नौकरी के रिटायरमेंट से पहले उस 20 साल के 15 साल के लोन को चुका लेंगे और बहुत आराम से आप अपने कंफर्टेबल रहेंगे उसमें। जितना लेट लेंगे आप, उतना आप देर तक उस लोन को चुका पाएंगे, यानी रिटायरमेंट की एज तक, या हो सकता है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी चुकाएं। अगर आप ये सोचें कि हम 45 साल की जब सब कुछ सेटल हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब मैं मकान का लोन लूँगा, तो आपको उसको रीपेमेंट का ड्यूरेशन बहुत लंबा होगा। इसलिए आपको फ्रंट लोडिंग करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि आप हमेशा सोचिए कि जब आप मकान खरीदते तो पहली EMI आपको बहुत भारी पड़ती है, बहुत सैलरी का एक अच्छा खासा पार्ट आपकी EMI में जाता है, लेकिन वो कांस्टेंट होती है, EMI उतनी ही रहती है, आपकी सैलरी बढ़ती है। अब वो कि जो भी आपको मिल रही हो, रेज़ मिल रही हो, हाइक मिल रही हो, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है 8-10 साल बाद, जब आपको लगता है कि वाकई आपकी EMI बहुत कम है आपकी टेक होम सैलरी की तुलना में, वो आपको एक कंफर्ट देती है। आप बहुत ईज़ में आ जाते हैं कि वो EMI आपके ऊपर भारी नहीं पड़ रही। आप अपने दोस्तों में, परिवार में, रिश्तेदारों में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत जल्दी कम उम्र में मकान ले लिया था, या काफ़ी पहले ले लिया था। आज उनकी EMI देखिए, उनकी सैलरी देखिए, तो शायद 10% भी नहीं जाती होगी उनकी सैलरी की उनकी EMI। तो आप एक कंफर्ट जोन में आ गए कि वो लोन आपके सरदर्द नहीं है, आपके ऊपर भारी नहीं है, और आप बहुत कंफर्ट जोन में आए क्योंकि आपने जल्दी लिया। अगर आप बहुत देर में लेंगे तो चूंकि बिग टिकट साइज़ आप लोन लेके मकान खरीदेंगे तो आपके ऊपर भारी पड़ेगा, इसलिए वो कंफर्ट भी आता है क्योंकि सैलरी बढ़ती है, EMI कांस्टेंट रहती है। इसके बाद जब मैंने कहा कि आपकी सैलरी का आपको कंफर्ट आ गया, काफ़ी टाइम निकाल लिया, तो आप जब उम्र के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आती है। यानी जब आप 10-15 साल नौकरी कर लेते हैं तो आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आती है। आप अपने जीवन के नए प्लान्स बना सकते हैं, जो बड़े खर्चे हो सकते हैं। आप कहीं अपना कुछ और सोच सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, अपने आप मार्केट के बारे में सोच सकते हैं कि कहाँ और इन्वेस्टमेंट करें, किस तरीके से चीज़ें करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा जीवन का इन्वेस्टमेंट आपने बेसिक वाला किया है वो आपने कर लिया है, तो उसकी चिंता से आप मुक्त हैं और आप अपने दूसरे प्लान्स बना सकते हैं। एक चीज़ जो हमेशा लोग गलती करते हैं, जो इस पॉइंट से जोड़ता हूँ मैं, कि जब आप 35 या उसके पार होते हैं, धीरे धीरे आपकी शादी हो चुकी होती है, आपके बच्चे हो चुके होते हैं, और अगर आपकी शादी 30 में हुई है तो 45 में आपके बच्चे 15 साल के होंगे, 14 साल 13 साल के होंगे। उनकी पढ़ाई का खर्चा बहुत बड़ा खर्चा होता है, आप उसको प्लान कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना है, अच्छे कॉलेज में भेजना है, तो उसकी फ़ीस के लिए आपके पेरेंट्स तब तक अगर आपकी लायबिलिटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, तो उनके बड़े खर्चे हो सकते हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, आपकी वाइफ के अपने खर्चे हो सकते हैं, आपको अपना घर चलाना है। तो ये जो आपका एक्सपेंस बढ़ता रहता है,
ये आपको कंफर्ट में रखता है। अगर आपने पहले से एक मकान ले लिया है और उसकी ईएमआई आपके लिए सरदर्द नहीं बन रही है, तो जो आपके फ्यूचर प्लानिंग के खर्चे आने वाले हैं, आपको अपने बच्चों की शादियां करनी है, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। लेकिन आपकी अगर सैलरी का एक बड़ा पोर्शन ईएमआई में जा रहा है मकान खरीदने में, अगर आपने लेट खरीदा है तो आपको भारी पड़ेगा। जल्दी खरीदा है तो आपको पैसा सेव होगा, इसलिए भी आपको जल्दी खरीदना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर प्लान्स जो आप दूसरे करना चाहते हैं, ये दूसरी जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की देखभाल, उनकी शादी, उनके ब्याह, या आपके और दूसरे खर्चे, या आपको कहीं ट्रैवल में जाना, आपको घूमने जाना है, आप जिस समय मकान का लोन लेते हैं उस समय 1-2 साल तो आप अपनी घूमने फिरने के इरादे टाल देते हैं, लेकिन तब आपके सारे कंफर्ट जोन आते हैं। तो इसलिए भी आपको जल्दी करना चाहिए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इसी पॉइंट पे कि क्यों जल्दी लेना चाहिए 35 से पहले, क्योंकि 40-45 के आसपास आपके करियर में 2 मोड़ आते हैं। एक, आप मिड एज क्राइसिस में आते हैं, उससे निपटने में आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो वो लोन का हो या किसी भी चीज़ का हो। दूसरा, आपके करियर में एक रिस्क आना शुरू होता है। अगर आप खुशकिस्मत हैं, प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आप जब 45-47 एज में होते हैं तो आपके पास थोड़ा रिस्क होता है कि कोई ऊंच नीच हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप उस समय लोन लेके झेल नहीं सकते हैं। इसलिए पहले का लोन चल रहा है, छोटी मोटी ईएमआई है, वो आप अपनी सेविंग से मैनेज कर सकते हैं। या आप करियर में एक बड़ी लीप लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि अब नौकरी नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, तो भी आपके पास वो कंफर्ट जोन है, क्योंकि आप एक बैगेज लेके नहीं चल रहे हैं। जो इसलिए मैंने कहा था कि अर्ली एज में लोन लेने से धीरे धीरे आप उस कंफर्ट जोन में आ जाते। इसलिए मेरा वो फार्मूला था कि फ्रंट लोडिंग, इन सारे पॉइंट्स अगर आप एक शब्द में डालें तो फ्रंट लोडिंग, जो कि आपको सिखाया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि फ्रंट लोडिंग करिए। और ये कभी मत सोचिए कि अरे अभी तो 20-25 के हैं, अभी तो फिल्में देखना है, घूमना है, बाइक खरीदना है, टूर पे जाना है, इधर गर्लफ्रेंड को घुमाना है। भाई साहब, 40-45 के बाद भी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी होती है और बुढ़ापा उतना ही अच्छा कटता है। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी जवानी में कुछ नहीं किया तो बाद में क्या फ़ायदा। बाद में बहुत फ़ायदे हैं, आप करके देखिएगा या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिएगा जिसने किया हो। दूसरा पॉइंट मैंने ये रखा था कि सेल्फ़ यूज़। देखिए, सेल्फ़ यूज़ मैंने इसलिए कहा था, मैं बहुत फर्मली इस पर बिलीव करता हूँ कि अगर आपको मकान में खुद रहना है तो ही मकान आपको ख़रीदना चाहिए। इस पर बहुत डिस्प्यूट हो सकता है लोगों का मुझसे, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपको नहीं रहना है उस घर में, आप केवल एक ऐसे ही ख़रीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये आइडिया बहुत अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। आपको हो सकता है अच्छा लगे, तो खुद रहना है तो मकान खरीदिए। क्योंकि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड, आज के अगर आप 20 साल का रिटर्न निकालिए रियल एस्टेट का, 20 साल का रिटर्न निकालिए इक्विटी का, 20 साल का रिटर्न निकालिए इवन गोल्ड का, आप देखिए किस में आपको बेटर मिलता है। वो एक आध एग्जाम्पल्स जो लोग सिखाते हैं ना कि मैंने ये मकान 20 लाख का ख़रीदा था, आज 2 करोड़ का हो गया, एक्सेप्शंस नेवर मेक रूल, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको 100 उदाहरण में दूंगा कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट कितना ख़राब उनके लिए था, क्योंकि जब उसका आप 20 साल का रिटर्न निकालेंगे तो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। हमेशा इक्विटी का रिटर्न बढ़िया होता है। इसलिए अगर आप उस पैसे को जो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं, रहना नहीं है, ऐसे ही खरीद लिया मकान, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। दूसरे एसेट्स आपको रखने चाहिए। प्लस फाइनेंशियल एसेट्स हमेशा लाइट होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि आप मकान खरीदिए, सोसाइटी चार्ज भरिए, फिर ये चार्ज भरिए, फिर किराएदार रखिए, फिर टैक्स भरिए, 75 खर्चे आप करिए और कैपिटल एप्रिसिएशन उतना नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आजकल आपको जिस तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, इवन एफडीज़ में, डेट में, उससे बढ़िया रिटर्न आपको इक्विटी में मिल रहे हैं। गोल्ड ने भी पिछले 75 सालों में 9% का CAGR दिया है, रियल एस्टेट नहीं देगा आपको। इवन गोल्ड, जो सबसे बुरा मैं मानता हूँ कि रिटर्न के लिहाज से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो भी देता है। तीसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि EMI वर्सेस रेंट का भी आप एक कैलकुलेशन करिए कि जो आप रेंट पे कर रहे हैं और जो आप EMI दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, एकदम सिंपल, मैं चूँकि मुंबई में रहता हूँ तो उसका उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप आज मुंबई में जाके सबर्ब में, बोरीवली में जाइए, एक ढंग का मकान खरीदिए, आपको 2.5 से 3 करोड़ का मिलेगा। 2.5 करोड़ का आप पकड़ के चलिए, 2.5 करोड़ का मतलब आप कम से कम 2 करोड़ रुपए लोन लेंगे। आपके 2 करोड़ के लोन की रफली EMI मान के चलिए 2 लाख के आसपास बनेगी। उसी मकान को आप 30-35 हज़ार रुपये किराए पे ले सकते हैं, जिसकी EMI आप 2 लाख भरेंगे और मार्जिन मनी अलग से भरेंगे, 100 अलग। तो अगर आप उस EMI को अगर आप इन्वेस्टमेंट में डाल दें, SIP कर दें, तो उससे बेटर रिटर्न आपको मिलेगा और आप किराए पर उसी मकान में रह सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, EMI और रेंट में बहुत डिफरेंस नहीं था। पहले EMI और रेंट के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता था। जब मैं दिल्ली में रहता था तो मयूर विहार की बात मैं बताता हूँ, 13 से 15 लाख का अपार्टमेंट वहाँ पे एक 2 BHK मिल जाता था और उसको किराए में भी हम लोग लेते थे 8-9 हज़ार का मिल जाता था। लेकिन अब वो गैप बहुत बड़ा हो गया है।
अब उस मकान का किराया तो हो सकता है अभी भी 20-25 हज़ार 30 हज़ार हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो मकान आपको मिलेगा 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ का। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से भी आपको बचना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ है, क्योंकि ओनरशिप की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो एक ये रीज़न है मैंने आपको बताया, प्लस रेंट का झंझट, टैक्स का झंझट, उस प्रॉपर्टी की देखभाल का झंझट, नॉट ए गुड आइडिया। तो इसलिए अगर रहना नहीं है आपको, तो मुझे नहीं लगता कि मकान आपको ख़रीदना चाहिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मकान खरीदते हैं, लोन लेते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जिनके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए भरा पड़ा और उन्होंने 2 करोड़ कहीं दे के मकान खरीद लिया। वो हमारे इस रडार में होते ही नहीं है। हम लोग जिनकी बात करें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट मैंने रखा था कि आपको मैक्सिमम लोन लेना चाहिए। अरे सारे लोग नाराज़ हो गए, अरे मैक्सिमम लोन का क्या मतलब होता है? अरे भाई सिंपल है, मैक्सिमम लोन, होम लोन उतना ही मिलेगा जितने के आप एलिजिबल होंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका मैक्सिमम 80-85% ही लोन मिलता है। हो सकता है और थोड़ा कम ही मिले, क्योंकि बाकी आपको मार्जिन पे करना होता है। तो आप सपोज आप 1 करोड़ का मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको 80 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा, और वो भी तब जब आप उसके लिए कैपेबल होंगे। तो मैंने ये कहा था कि मैक्सिमम लोन से मतलब कि जितना आपको मिल सकता है होम लोन, वो पूरा लीजिए, क्योंकि वो पहले फैक्टर से जुड़ा हुआ है, फ्रंट लोडिंग से। तो आप जब पूरा लोन जितना आपको बैंक दे सकता है उतना लोन लीजिए मकान खरीदने के लिए, तो आपने फ्रंट लोडिंग कर ली। शुरू में आपको 1-2 साल लगेगा, आपकी EMI काफ़ी ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, थोड़ा कसमस होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, EMI कांस्टेंट रहती, तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलता, धीरे धीरे आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मैक्सिमम EMI या मैक्सिमम लोन लेने का मेरा पॉइंट ये नहीं था कि आप अनाप शनाप पैसे लें। अनाप शनाप आप ले भी नहीं पाएंगे, आपको मिलेगा उतना ही जितने के आप एलिजिबल हैं। आपकी टेक होम सैलरी का कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो उस पॉइंट का मतलब ये था। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ तीनों पॉइंट, कि अगर आपकी उम्र 35 से कम है, आप खुद उस घर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और जितना लोन मिल सकता है उतना लोन आप ले सकते हैं, तो आपके लिए मकान खरीदना एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए रखे थे। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप इससे एग्री कर सकते हैं, आप कोई और पॉइंट भी रख सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि आजकल तो ज़माना मोबाइल का है, अब नौकरी का पता ही नहीं, आज मैं मुंबई में, कल बेंगलोर, पता नहीं चेन्नई कहाँ हूँ मैं। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। ऐसे में आप एक रियल एस्टेट ओन करके जो चल रहे हैं और आप कहीं और जाके किराए पे भी रह रहे हैं, तो आपने 2 बर्डन एक साथ ले रखे हैं। फिर वही बात आ जाती है कि उस रियल एस्टेट से अच्छा आप किसी फाइनेंशियल एसेट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। तो मेरे सिंपल 3 पॉइंट्स इसलिए थे, होपफुली कि मैंने जितने आप लोगों ने क्वेश्चन रेज़ किए थे, मैंने ज़्यादातर एड्रेस करने की कोशिश की थी, और मैं इन तीनों पॉइंट्स पे बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि ऐसे ही करना चाहिए। आप डिसएग्री कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।